कहते हैं कि सीआरपीसी 125 में जो अभी वर्तमान में जो बीएनएस की जो धारा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 में कन्वर्ट हो गया है। और डेफिनेशन सेम है, सारी चीजें सेम है, बस सीरियल बदला है इसका। लोग बोलते हैं कि मेरे खिलाफ में एक पक्षी आदेश हो गया। मैंने इस संबंध में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारा आपको डिफेंस बताया हुआ है कि आपको कैसे अपना बचाव करना है। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 500 रुपये मैंने 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लोग जो अनवांटेड कॉल्स करते हैं, परेशान करते हैं और मैसेज करते हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है आप, तो उनको शर्म जैसी महसूस होती है बताने में। वो कहते हैं कि हम पीड़ित हैं। तो ऐसे हर लोग पीड़ित है, हर घर में पीड़ित है, हर समस्या से लोग पीड़ित है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप अगर किसी से संपर्क कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप शिष्टाचार जो है उसके Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं वो प्रैक्टिकल बेस के आधार पर आप लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से बचाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है, जिसमें कि डायरेक्शंस इशू किए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको मुकदमों में किस तरीके से फाइल किया जा रहा है, कैसे वॉयलेट किया जा रहा है इस आदेश को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि हर किसी का कॉल उठाना संभव है, असंभव नहीं है। हर किसी का कॉल उठाना संभव नहीं है, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मास मैसेज के जरिए ये जानकारियां जो हैं वो वीडियो के मार्फत आप लोगों तक पहुंचाई जाए। काफी लोगों के फोन आते हैं, सब लोग हमसे कहते हैं कि सीआरपीसी 125 में जो अभी वर्तमान में जो बीएनएस की जो धारा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 में कन्वर्ट हो गया है। और डेफिनेशन सेम है, सारी चीजें सेम है, बस सीरियल बदला है इसका। लोग बोलते हैं कि मेरे खिलाफ में एक पक्षी आदेश हो गया। मैंने इस संबंध में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारा आपको डिफेंस बताया हुआ है कि आपको कैसे अपना बचाव करना है। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 500 रुपये मैंने 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लोग जो अनवांटेड कॉल्स करते हैं, परेशान करते हैं और मैसेज करते हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है आप, तो उनको शर्म जैसी महसूस होती है बताने में। वो कहते हैं कि हम पीड़ित हैं। तो ऐसे हर लोग पीड़ित है, हर घर में पीड़ित है, हर समस्या से लोग पीड़ित है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप अगर किसी से संपर्क कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप शिष्टाचार जो है उसके तहत में परिचय देना बहुत जरूरी है। कि अगर आप वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपकी कोई समस्या है, तो सबसे पहले ये बनता है कि किसी भी तरीके से अपना परिचय जरूर दें। जहाँ पे आप अपनी चीजों को छुपाने लगते हैं ना, तो सामने वाले का इंटेंशन बदल जाता है कि यार इसके लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा जो है अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है और कहीं हम गलत आदमी की मदद तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी संपर्क करें तो अपना परिचय जरूर लिखें व्हाट्सएप पे हमारे। और जैसा कि मैंने बताया, हर कॉल्स नहीं उठा सकते। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग हमसे दीवानी कचहरी आगरा में मिल सकते हैं। अगर आपके केस आगरा में चल रहे हैं तो भी आप हमसे मिल सकते हैं। एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। क्योंकि महिलाएं जो है, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट
124 का केस हो, चाहे CRPC 125 का केस हो, या फिर हिंदू माइनॉरिटी अडॉप्शन एक्ट जो है उसके तहत में अगर देखा जाए सेक्शन 18 के तहत में अगर मेंटेनेंस का केस हो, या कोई भी ऐसा केस हो जिसमें कि मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया, उसमें महिलाएं क्या करती हैं, पहले तो दावा जो दाखिल करती हैं उस दावे में गलत तथ्य दिखा देती हैं, और पति की इनकम है ना, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के वो बढ़ा चढ़ा के लिख देती है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिल सके, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएंगे और कुछ भी बोल देंगे, समरी ट्रायल है, आदेश हो जाएगा, उसके बाद में जब आदेश होने के बाद में ये उसके एग्जीक्यूशन के नाम पे, उस ऑर्डर को कॉम्प्लाइंस कराने के नाम पे, वसूली के नाम पे पुरुषों को परेशान किया जाता है, गलत तरीके से वसूली की जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पुलिस के हाथ में भरण पोषण की राशि या कोई भी ऐसी राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है। अगर कर सकती है पुलिस तो सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपके केस में, अगर आपके न्यायालय ने आपके विरुद्ध में अगर कोई वसूली वारंट अगर पुलिस के लिए अगर जारी किया है, तो वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हम लोग चीजों को देखते नहीं है। जैसा कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के केस में 3 एनेक्चर जारी किए हैं, अपने आदेश के साथ में ही वो एनेक्चर जारी किए हैं, और जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं सबको डायरेक्शन इशू किए हैं, और सारी हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने अपनी अधीनस्थ अदालतें, जो जिला अदालतें हैं, उनको डायरेक्शन इशू किए हैं। 6 अगस्त 2020 को ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस में इसी तरीके से एक फॉर्मेट जारी किया था, और ये सिर्फ इसलिए था कि ये सही जानकारी न्यायालय में आ सके, सही जानकारी दोनों पक्षों की। कि कभी कभार क्या होता है कि पत्नी कमाती है लेकिन वो अपने आप को बता देती है कि गृहिणी है, कमाने में सक्षम नहीं है, अपने तथ्यों को छुपाने की कोशिश करती है। तो इसलिए कभी कभार पति जो होता है ना, वो अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए क्या है कि ये गाइडलाइंस जारी की गई कि दोनों के लिए कंपलसरी है, और एफिडेविट के साथ में आपको एविडेंस भी देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एफिडेविट लगा दिया और सारी चीजें हो गई, एफिडेविट के साथ में आपको एविडेंस भी देने हैं। लेकिन देखा गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी चीज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस पे विश्वास करते हुए 4 नवंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको एडवाइजरी जारी की कि आपको ये कॉम्प्लायंस कराना है। और इसमें ये 3 एनेक्चर जो दिए गए हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, और उसमें साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे जिला अदालतें हो, उनके नोटिस बोर्ड पे, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो चाहे जिला जज की कोर्ट हो, उनके नोटिस बोर्ड पे इस आदेश को चिपकाना है, और जो भी ऑथोराइज्ड वेबसाइट्स हैं जिला अदालतों की उसमें नोटिफिकेशन अपलोड करना है। लेकिन अदालतें क्या कर रही हैं, अनदेखा कर रही हैं इसका। जब अदालतें इसका अनदेखा करने लगी तो होनेबल हाई कोर्ट ने पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के केस में स्ट्रिक्ट तरीके से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, इनको पूरी तरीके से आपको पालन करना है, अदरवाइज कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की जा सकती है। जजों के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि गलत तरीके से कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। तो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस पे विश्वास करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया में हर अदालत के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी, ये कंपलसरी है, ताकि कि कोई भी पक्ष जो है वो अपनी इनकम असेट्स वगैरह छिपा ना सके, ताकि कि एक सही एक्चुअल फिगर जो है वो न्यायालय के सामने आए, और न्यायालय को आसानी हो जाए कि मेंटेनेंस जो है वो
किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी 125 हो या डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस हो या किसी भी मेंटेनेंस की बात करूं, उसमें ये कहा गया है कि पति का जो जीवन स्तर है ना, उसी जीवन स्तर से उस पत्नी को जीने का अधिकार है। लेकिन यहाँ नहीं देखा जाता, पति बेरोजगार है, परेशान है, 4 4 मुकदमे लाद दिए जाते हैं उनके ऊपर, स्थिति डगमगा जाती है, लेकिन कोर्ट में उनको सक्षम माना जाता है। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा उस पत्नी को कि वो सक्षम है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें देखी और देखने के बाद में देखा कि क्यों ना एफिडेविट जारी कर दिया जाए। एफिडेविट जारी किया गया। आपके केस में कभी भी देखना, बिना अनुमति के एफिडेविट को मॉडिफाई कर दिया जाता है और न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के पेज नंबर 26, पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 में स्पष्ट तरीके से सारी चीजें खोल के रखी है कि आप जब भी एफिडेविट दाखिल करेंगे तो एफिडेविट के साथ में आपको साक्ष्य लगाने पड़ेंगे, वो किसी भी मेंटेनेंस की क्यों ना बात हो। और ये साबित करने का भार, अगर जैसे आपकी पत्नी अगर एफिडेविट दाखिल कर रही है तो 106 एविडेंस एक्ट के तहत में साबित करने का भार जो है ना उस एफिडेविट को, वो पत्नी को है। इस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सत्यता की जांच की जाए। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट जारी किए हैं, 3 अनेक्चर जारी किए गए हैं, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि निचली अदालत से कोई अनुमति ना ली जाए। लेकिन क्या किया जाता है कि 3 अनेक्चर है, मैंने जैसा कि आमतौर पर देखा कि 3 अनेक्चर जारी किए गए हैं, उसमें से 4 पन्ने का, 10 पन्ने का, 5 पन्ने का कुछ भी लगा देते हैं और दाखिल कर देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। जैसे 3 अनेक्चर है तो 3 अनेक्चर में तीनों का ओथ होना चाहिए, तीनों एफिडेविट का ओथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ अगर 3 अनेक्चर अगर जारी कर भी दिए, दाखिल कर भी दिए, तो उसमें एक एफिडेविट का लास्ट में जाके ओथ कराता है। ये भी गलत है, तीनों का ओथ होना चाहिए। उसके बाद अदालत में ये लगा दिया जाता है, अदालत उसको एंटरटेन कर लेती है। दैट मीन्स कि अगर आप आपत्ति दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। दूसरी बात, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग जो है वो कंडक्ट करा दी जाएगी अगर कोई भी तथ्य यदि गलत तरीके से छिपाया गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे गलत तरीके से आदेश लेने के लिए इस एफिडेविट के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। इंटरिम आदेश किसी भी भरण पोषण का तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि ये एफिडेविट न्यायालय की पत्रावली में ना लगे। आपने देखा होगा कि मैंने अभी 2 3 केस अभी देखे रिसेंट में, जिसमें कि एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है और इंटरिम का आदेश पारित कर दिया। ये पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। 4 नवंबर 2020 के बाद में अगले दिन से ही चीजें कॉम्प्लाइंस होनी जरूरी थी। जो मैटर पहले से पेंडिंग चल रहे हैं उनमें तत्काल प्रभाव से दाखिल करना है, और जो मैटर नए आ रहे हैं उनमें साथ में लगा के चलना है। लेकिन यहाँ पे अदालत क्या करती है, अदालत ये देखती है कि नहीं ठीक है, कोई आदेश नहीं किया, इंटरटेन कर लिया उसने। लेकिन यहाँ पे न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही आपकी पत्नी ने एफिडेविट दाखिल किया तो न्यायालय अपने ऑर्डर शीट में जो आदेशिका जो होती है उसमें वो मेंशन करेंगे कि विपक्षी को 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 4 हफ्ते के अंदर में अपना एफिडेविट दाखिल करे। लेकिन न्यायालय नहीं करती है, ये इंतजार करती रहती है कि वो अपनी तरफ से आएगा और दाखिल कर देगा। नहीं, इसमें कोर्ट मांगेगी और कोर्ट इसमें ऑर्डर करेगी, तभी आप दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है तो इसमें कोर्ट का फॉल्ट है।
यहाँ पे 2 मौके और दिए जाएंगे सामने वाले को दाखिल करने के लिए। लेकिन ये कौन देगा? ये कोर्ट देगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने दाखिल कर दिया है तो हमें मतलब सपने आ रहे हैं तो हम कर देंगे जाके, नहीं। आपकी पत्नी या आपका पति पहली बार जो दाखिल करेगा, कोर्ट उसके दाखिला के 4 हफ्ते का के अंदर उस एफिडेविट को विपक्षी पार्टी से दाखिल कराएगा। और अगर दाखिल नहीं किया जाता है तो 2 मौके और दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या रहेगा? आपका जो डिफेंस है ना, वो स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा आपका डिफेंस, और आपके खिलाफ में आदेश पारित कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी लीगलिटी है। इसके खिलाफ में आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी चला सकते हैं, 340 की प्रोसीडिंग भी चला सकते हैं। जो ऑर्डर आपके खिलाफ हुआ है ना, उस ऑर्डर के खिलाफ में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा की जो गाइडलाइंस है ना, इसके साथ में समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे नए बात डाले जा रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे मेंटेनेंस के लिए हो, उसमें एफिडेविट साथ में नहीं लगाया जा रहा है और सम्मन का आदेश कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, वो पूरी तरीके से कंटेम्प्ट हो रहा है। आप चाहो तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एडवाइजरी जारी की इसके लिए, सिस्टम के लिए, ऑनेबल हाई कोर्ट्स वगैरह के लिए, तो हाई कोर्ट्स ने एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया अपनी अधीनस्थ अदालतों के लिए। और वो नोटिफिकेशन जो है ना, वो आपको अपने जिला अदालत की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको उस कंसर्न हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके खिलाफ में इस तरीके की कोई भी अगर प्रोसीडिंग हुई है, गलत तरीके से एफिडेविट दाखिल किया गया है, गलत तरीके से कोई आदेश कराया गया है, ब्रीच ऑफ ऑर्डर किया गया है, कपट पूर्वक अगर ये आदेश प्राप्त किया गया है, तो आप इसका नोटिफिकेशन अपने जिला अदालत की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, और जो आपकी कंसर्न हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा होता है, जो हाई कोर्ट जो निचली अदालत के लिए जो सर्कुलर जारी करती है, कि आपको इस ये आदेश है और इस आदेश की पालना में आपको फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इनके सबके लिए ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। अधिकांश वेबसाइटों पे आपको मिल जाएगा। हर जिला अदालत की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे वो सर्कुलर पड़ा होगा, 100% पड़ा होगा। पर इन द केस अगर नहीं है तो आप आरटीआई से भी मांग सकते हैं। उसमें एक्चुअल आपको पूछना पड़ेगा कि जो होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट जारी किया गया है, ये एफिडेविट का ओरिजिनल प्रारूप क्या है। तो जब आप उसमें देखोगे तो बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि इतनी डीपली तरीके से कोई घुसना नहीं चाहता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बचा सकती है। और सही मायने में देखा जाए तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हमेशा पत्नी द्वारा किए जाता है। गलत तरीके से तथ्यों को एफिडेविट पे लिखा जाता है। गलत एफिडेविट देना, मिथ्या तथ्यों के आधार पे गलत एफिडेविट दाखिल करना, बेईमानी से न्यायालय में दावा दाखिल करना, एक क्रिमिनल कैटेगरी में आता है। और आप देखना, आपके केस में अगर इस तरीके का कोई भी एफिडेविट अगर दाखिल किया गया है तो आपको सबसे पहले उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने हाथ में करनी है। और जब आपकी पत्नी या आपका पति जब भी एफिडेविट रजनीश वर्सेस नेहा का जब दाखिल करें कोर्ट में, तो आपको एक कॉपी रिसीव कराई जाएगी। अगर ये एफिडेविट अगर गलत तरीके से अगर दाखिल किया गया है तो केस वहीं पे उसी जगह पे खारिज हो जाना चाहिए। और ये चीज हमें बतानी पड़ेगी न्यायालय को। न्यायालय के पास बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारा काम रहता है। जैसा कि मैं अपने डेली रूटीन में देखता हूँ, व्यस्तता बहुत रहती है, कभी कभी चीजें नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन हम सारा सारा दोष जो है ना, वो न्यायालय पे नहीं मर सकते। ये जिम्मेदारी अपनी है, और हमें देखना है केस हमारा है, हमें लड़ना है। घाटा होगा तो हमें होगा, फायदा होगा तो हमें होगा।
अगर आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सुरक्षित होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं कि आप सिर्फ महिलाओं के पक्ष में वीडियो, वो महिलाओं के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सही हैं और आपके पास साक्ष्य हैं तो आपकी भी मदद की जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोच के अगर मदद मांग रहे हैं कि हम फ्री में सारा काम करेंगे आपका, तो हम फ्री में नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं करेंगे। हम पैसे लेते हैं, हम प्रोफेशन में हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों को निकालते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल ना करें, प्रॉपर वे में आए। क्योंकि अगर हम पूरे दिन ऐसे ही लोगों की कॉल उठाते रहेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे और लोगों के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। काफी साल डिस्टर्ब हुए हैं, तब अकेले थे, अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, अब जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए थोड़ा सा समझदार आपको भी बनना पड़ेगा और सारी चीजें दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए, आपको भी अपनी मेहनत करनी है। आप अगर मेरा वीडियो एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, चार बार देखेंगे ना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ में मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी प्रोविजन एक्ट का जो मामला लग गया है, या कोई भी ऐसा मामला है कि हम इसमें पैसा दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, समझौता कर लेंगे, अगर आप दूसरे रिलेशन में जाएंगे ना, तो वो जाहिर सी बात आपकी डाइवोर्स की डिग्री जरूर देखेंगे। पता करेंगे, दोनों पार्टियों के नाम, पार्टी वगैरह सब कुछ लिखा होता है, सारी चीजें होती है। हर कोई फूफू के कदम रखना चाहता है, और मैंने अब तक दूसरी शादी में किसी को सफल होते हुए ज्यादा नहीं देखा है। अगर आप पहली शादी में 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख जो भी है वो दे के अगर आप समझौता कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम जल्दी से इन चीजों से निजात पा जाएं और हम दूसरे रिलेशन में जाएं, तो आप ये मान के चलिए कि आप सिक्योर नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर घर बस रहा है तो घर बसाने की कोशिश करिए, मेरा यही सजेशन है। डिफेंस करिए, अटैक भी करिए, और कोशिश जहां तक हो वहां तक यही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से बात बन जाए। 13 साल लाइफ के ऐसे ही निकल गए, पता है, एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते। ये समय लौट के नहीं आया, चीजें बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन समय लौट के नहीं आया, इसलिए दुख होता है। और आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।